नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और मैं गौरव मिश्रा यहाँ पे आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड में आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन का। और बच्चों, इस कड़ी में हम लोग आज पहुँच गए हैं एटम्स चैप्टर पे। तो एटम्स के जो भी एमसीक्यू आपके नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उनको अच्छे से करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं एमसीक्यू का। जो पहला क्वेश्चन है एटम्स का वो ये है कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज r नॉट। इफ द अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द सेम न्यूक्लियस विद वेलोसिटी 2v द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी। और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जब एक अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं किसी न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है, तो वहां पे जो क्लोजेस्ट अप्रोच मिलता है वो r नॉट मिलता है। अगर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी मिलेगी? बच्चों, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला कि अगर एक अल्फा पार्टिकल को किसी न्यूक्लियस की तरफ, है ना, जिसमें जेड प्रोटॉन हो, मतलब उस पर चार्ज कितना हो, जेडी, इसकी तरफ अगर हम के काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करते हैं तो ये इसके पास चला जाता है। और नियरेस्ट कहाँ तक जाता है? जब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है तब ये रुक जाता है, उसके बाद वापस चला जाता है। ये तो बताया गया था। क्यों? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा तो इस पे एक रिपल्सन फोर्स लगेगा और उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी कम होती जाएगी। और कम होते होते यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इस सिचुएशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। तब ये क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला आपको यहाँ पे बताया गया था। तो बच्चों, क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला होता क्या था? क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, देखिए क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² इंटू 2/K, जहां पर K जो है वो होती थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। यहां पे देखो बच्चों, पहले केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ? 12 mv², पहले क्योंकि अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका गया है ना। और बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 12 mv²। अच्छा बच्चों, v1 को दिया है v, तो यानी कि पहले वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम क्या लिख सकते हैं यहां से बताओ? 12 mv², क्योंकि v1 की जगह क्या दिया है? v, पहले वेलोसिटी v थी, बाद में वेलोसिटी 2v कर दी गई, तो बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 12 m इंटू 2v का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा ये? K2 इक्वल टू हो जाएगा 12 mv² इंटू 4। भाई 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। ये तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ K2 इक्वल टू 4K1। जो पहले जो काइनेटिक एनर्जी आई बाद में उससे क्या आएगी? 4 टाइम्स आएगी, ठीक है। अब देखो, क्लोजेस्ट अप्रोच और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मालूम है, दोनों बार की काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, तो यहां से हम क्लोजेस्ट अप्रोच के रेशियो निकाल सकते हैं। तो बच्चों, पहले कंडीशन में क्लोजेस्ट अप्रोच R1/R2, दूसरी कंडीशन का क्लोजेस्ट अप्रोच बराबर कितना आएगा? यहां से देखो, तो ये तो कांस्टेंट होता है, जेड भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सेम न्यूक्लियस की तरफ दोनों बार अल्फा पार्टिकल फेंका गया है। तो बचा कौन? K, यानी कि 1/K है तो अपान में K1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा? K2। देखो 1/K ना, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/K, उससे आ गया। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो। R1 कितना है? R नॉट। R2 कितना है? अपने को निकालना है। K2 कितना है? सेकेंड कंडीशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अभी निकाला था, क्या निकाला था? 4K1, पहले वाले की 4 टाइम्स है, अपान में K1, तो ये तो कट जाएंगे आपस में, हैं? तो R2 बराबर क्या बचेगा यहाँ से? देखो R0/4, R0/4। So the distance of closest approach in the second condition will be R0/4।
इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, एटम्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स टोटल एनर्जी व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। तो देखिए बच्चों, दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ रहे हो, n = 1 में, ठीक है। तो उसकी टोटल एनर्जी अपने को दिया है, कितना दिया है, वो दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट मतलब पहले एनर्जी लेवल में दिया है। तो अपने से कह रहे हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जब फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड में चला जाता है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब फर्स्ट से थर्ड में चला जाए तो बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जब फर्स्ट में फोर्थ में चला जाए तो बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड, ऐसा चलता है। तो उन्होंने बोला जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से गया है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में चला गया होगा ना। तो कह रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकंड ऑर्बिट में जब वो पहुंच गया, वहां पे हमको उसकी एनर्जी बतानी इलेक्ट्रॉन की, मतलब अपने को E2 पता करना है। n = कितना हो जाएगा उसके लिए 2। अच्छा देखिए बच्चों, बात यहाँ पे आती है, आपको पता होना चाहिए कि nth ऑर्बिट में एनर्जी का फार्मूला क्या होता था, ये होता था -z² RHc/n², ठीक है। अब बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए जब बात हो रही है तो अपने को पता है कि हाइड्रोजन एटम का Z1 होता है, इसलिए फार्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए बन जाएगा -RHc/n², ठीक है। अब जब 1 और 2 में हमको रिलेशन चाहिए एनर्जी का, पहले ऑर्बिट और दूसरे में, तो E1/E2 यहां से अगर हम करना चाहेंगे तो क्या निकलेगा बताओ भाई। देखो यहां से आपको पता चल रहा है En जो है nth एनर्जी का वो प्रोपोर्शनल होता है 1/n², होता कि नहीं होता। तो अगर मैं कहूं कि n1 ऑर्बिट और n2 ऑर्बिट की एनर्जी का रेशियो चाहिए तो मैं सीधा सीधा पहले ऐसे लिख सकता हूं En1/En2। तो क्या आएगा, अपान में n1² नीचे चला जाएगा और ये n2² कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे तो होगा। अब पहला वाला जो ऑर्बिट दिया है अपने को वो क्या दिया है, 1 दिया है, दूसरा वाला क्या दिया है, 2 दिया है। पहले यहाँ पुट कर दो तो क्या आएगा, तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितना दिया है, ये अपने को दिया -13.6 है ना। ये पहले ऑर्बिट मतलब n1 की एनर्जी हो गई, और ये दूसरे ऑर्बिट मतलब n2 की एनर्जी हो गई दूसरे ऑर्बिट की। पहले पुट कर दे आप, En1 कितना है, ये -13.6 अपान En2 अपने को फाइंड करना है। अच्छा मतलब दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे क्या आएगा है, n2 की जगह क्या है बच्चों, n2 की जगह क्या आएगा 2² यानी कि 2² अपान में n1 की जगह 1²। तो सेकेंड ऑर्बिट में चाहे En2 से लिखो चाहे E2 से लिखो, जैसा मन है लिख सकते हो, एनर्जी क्या बचेगी भाई -13.6 अपान में 4। En2 अपने पास आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 में उसकी एनर्जी क्या होगी, वो होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, एटम्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन बी मिनिमम। तो देखिए बच्चों, हमसे कह रहे हैं इन ट्रांजिशंस में से इस ट्रांजिशन में वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होगी, ठीक है। वैसे तो अपने को पता है क्या कि जहाँ पर ट्रांजिशन में एनर्जी मैक्सिमम निकलेगी वहाँ पर वेवलेंथ मिनिमम निकलेगी, और हमको देखने में पता चल रहा है कि सबसे, देखो जैसे ये है कि ये किसकी वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ निकलेगी ब्रैकेट सीरीज की, है ना, 4 में आ रहा है। यहाँ देखो 3 से 2 में जा रहा है तो कौन सी सीरीज होगी, बामर। यहाँ पे कौन सी होगी, पास्चन, और यहाँ पे क्या होगी, लाइमन।
और अपने को पता है लाइमन सीरीज में वेवलेंथ मिनिमम होती है, मतलब ये वाला अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो एक सिंपल फंडा हो गया। बट अगर अपने को ये आइडिया भी नहीं मिल रहा, मान लीजिए कभी हो जाए कि 1 में अभी 2 ट्रांजिशन हो जाते, तो कैसे समझते? तो इसके लिए बच्चों हम लोग वेवलेंथ के फार्मूले का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे कि भाई अपने को पता है कि जो इमिटेड रेडिएशन होता है उसकी वेवलेंथ के लिए क्या फार्मूला अपने को पता है, 1/λ = r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये तब वेवलेंथ निकलती है जब कोई इलेक्ट्रॉन n2 एनर्जी लेवल से n1 एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है। n2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल, वहां से लो एनर्जी लेवल में आता है ना? तब ये फार्मूला निकलता है। जैसे पहले वाले में कह रहे 5 to 4, तो पहले वाले केस के लिए फॉर सेक्शन ए हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों बताओ? इस केस के लिए n2 कहाँ से आ रहा? 5 से, तो n2 बन जाएगा 5 और n1 कितना बन जाएगा? n1 बन जाएगा 4। तो अगर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1/λ क्या आएगा बताओ? r z स्क्वायर 1/16/4 1/4 का स्क्वायर है ना, माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा भाई? ये λ1 वेवलेंथ मान ले तो क्या निकलेगा? r z स्क्वायर 1/16 माइनस 1/25। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा बताओ? ये निकलेगा 400 अपान क्या बचेगा? 9 r z स्क्वायर। तो क्या बचेगा? 400/9 r z स्क्वायर। ये बचेगा λ1। ठीक है। अच्छा, अब हम बी पार्ट के लिए ही सॉल्व करके निकालते हैं भाई। बी पार्ट के लिए वेवलेंथ क्या आएगी बताओ? λ2 क्या आएगी बी पार्ट के लिए? तो बी पार्ट में बच्चों n2 कितना हो गया? देखो बी पार्ट में कहाँ से आ रहा? ये 4 से। कहाँ जा रहा है? n1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो क्या मिलेगा? 1/λ = z स्क्वायर r 1/n1 की जगह क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा z स्क्वायर r 1/9 माइनस 1/16। तो लैम्डा की वैल्यू इस कंडीशन में क्या आ जाएगी बच्चों? ये बचेगा 144/7 z स्क्वायर r। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन की वेवलेंथ आ गई जो निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में जाएगा। ठीक है, अब हम बच्चों सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी पार्ट को, तो सी पार्ट में क्या हो रहा है भाई? n2 कितना है अपने पास? n2 है 3 और n1 कितना है? 2। तो क्या मिलेगा? 1/λ3 बराबर z स्क्वायर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा 1/λ3 = z स्क्वायर r। ठीक है, 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, तो λ3 आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा? ये आएगा 36/5 z स्क्वायर r। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन में क्या वेवलेंथ आएगी ये जरा चेक करते हैं। डी, तो डी में आएगा बच्चों 1/λ4 कर देंगे तो क्या आएगा? z स्क्वायर r है n2। तो इसमें भाई n2 क्या बनेगा? n2 बनेगा 2 और n1 क्या बनेगा? 1। देखो n2 बराबर बनेगा 2 और n1 बराबर बचेगा 1, यहाँ रख देंगे तो क्या मिलेगा अपने को? ये मिलेगा बेटा 1/n1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 1/λ4 बराबर आ जाएगा z स्क्वायर r 1 माइनस 1/4। तो λ4 बराबर हो जाएगा 4/3 z स्क्वायर r। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? 400/9। जब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? तो ये होगा
9 4 जा 36 है ना, तो 4 पर 0, फिर 9 4 जा 36, फिर 0.44 अपान RZ²। इसको जब थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपको 2 पॉइंट, ठीक है, और बचेगा अपने पास 5 समथिंग अपान में Z²R। यहाँ पे क्या बचेगा, λ3 में अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 7.2 अपान Z²R। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई, λ4 क्या मिलेगा 1.33 अपान Z²R। तो सबसे कम लैम्डा आपको सीधा सीधा कहाँ दिख रहा है बच्चों बताओ, तो देखो सबसे कम लैम्डा कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ 44.4 अपान में RZ² है, यहाँ पे 20.5 अपान में RZ², यहाँ पे 7.2, यहाँ पे 1.3, सबसे कम वैल्यू ये दिख रही है λ4। इसका मतलब इन फोर्थ कंडीशन द इमिटेड रेडिएशन है मिनिमम वेवलेंथ, है ना, तो ये मिनिमम आएगा इस कंडीशन में, तो मिनिमम आएगा, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, एटम्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द सेम अल्फा पार्टिकल फॉर 2 न्यूक्लियाई आर 1:4, देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियाई आर इन रेशियो, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहां पे कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, उसको जब एक न्यूक्लियस की तरफ थ्रो करते हैं, जैसे न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बात हो रही है कि अगर एक न्यूक्लियस तरफ एक अल्फा पार्टिकल को थ्रो करते हैं k काइनेटिक एनर्जी, तो इसके पास जाता है, और जैसे से पास जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपल्सन होता है, और धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस समय अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, और क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है R0 = 1/4πε0 2Ze²K, ठीक है, जहां पर K होती है काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने बोला एक अल्फा पार्टिकल को 2 अलग अलग न्यूक्लियस के पास थ्रो करते हैं, तो अलग अलग न्यूक्लियस के पास थ्रो करेंगे तो क्या अलग हो जाएगा बच्चों, Z एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग जब न्यूक्लियस के पास थ्रो करते हैं तो अलग अलग क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस आती है, उसका रेशियो हमको दिया है, तो हमसे कह रहे हैं उसमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, उनका रेशियो बताना है। तो बच्चों मान लें अगर कि पहले वाले का एटॉमिक नंबर Z1 है, दूसरे वाले का एटॉमिक नंबर क्या है, Z2, तो एटॉमिक नंबर ही तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसका मतलब अगर हम R1/R2 करें तो अपने को Z1/Z2 की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करोगे, के सबके लिए कांस्टेंट, क्योंकि सेम अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया, ये चीज कांस्टेंट ही होती है 1/4πε0। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, तो क्या आएगा, सीधा सीधा ये आएगा Z1/Z2। R1/R2 अपने को दिया है 1/4, तो Z1/Z2 भी कितना हो जाएगा 1/4। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई विल बी 1:4। तो दोनों न्यूक्लियाई का में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उनका रेशियो क्या होगा, 1:4 होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। एटम्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ L3 and L2 represents the angular momenta of an orbiting electron in third and second Bohr orbits respectively, then L2/L3 H, और ये हमको ऑप्शन गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम के में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटा L3 है और सेकेंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटा L2 है। तो अपने को L3/L2 पता करना है। बच्चों आपको पता है कि nth ऑर्बिट में इन nth ऑर्बिट
द एंगुलर मोमेंटा विल बी, कितना होता है बच्चों, ये एंगुलर मोमेंटा होता है nth ऑर्बिट में NH/2π। इन्होंने कहा था ना कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटा होता है हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो H/2π के होल नंबर मल्टीपल में होता है, मतलब Ln बराबर NH/2π। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा L3 कितना आएगा बताओ, 3H/2π। भाई ये थर्ड का एंगुलर मोमेंटम हो गया। फिर जब सेकंड का एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 × H/2π। भाई n की जगह 2 रख देंगे, हैं, इसको बनाने के लिए n की जगह 3 रख दिया तो L3 निकल आया। जब n की जगह 2 रख दिया तो L2 निकल आया। अपने को तो बेटा L3/L2 ही निकालना है, तो इनका हम रेशियो ले लेंगे। जब रेशियो लेंगे तो देखिए H/2π यहाँ से कट जाएगा, तो सीधा सीधा ये क्या बचेगा, 3/2। सो द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटा इन थर्ड एंड सेकेंड बोहर ऑर्बिट विल बी 3:2। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, एटम्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम बी स्मॉल r, देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसमें सेकेंड ऑर्बिट में जब होता है तो उसकी रेडियस क्या है, r है। तो जब वो थर्ड ऑर्बिट में होगा तो रेडियस कितनी होगी, अपने को पता करना है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में या हाइड्रोजन लाइक एटम में रिवॉल्व करता है तो उसका रेडियस का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों, रेडियस का फार्मूला होता है n² h²ε0/πmze², जहां n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, ε0 है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और पाई तो जानते हो आप, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम, या नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से आप देखो बच्चों, ये nth ऑर्बिट की रेडियस है। तो यानी कि अगर एक ही एटम में बात हो रही तो ये सब चीजें z, E², m, पाई, h² ε0 सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, n² पे। तो इसका मतलब जब हम R2/R3 करेंगे, है ना, यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो nth ऑर्बिट की रेडियस है वो डिपेंड करता है n² पे। जैसे हम दूसरे की रेडियस निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर रहेगा, और जब तीसरे की रेडियस निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। भाई ऑर्बिट का स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो सीधा रेशियो आ जाएगा। R2 अपने को दिया है, कितना दिया है, R3 अपने को निकालना है। अच्छा, उधर क्या बचेगा, 4/9। इसका मतलब R3 की वैल्यू क्या बचेगी, 9/4 स्मॉल r। 9/4 का मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चों 2.25 मीन्स R3 = 2.25 r। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो R3 आएगा वो क्या आएगा, 2.25 r। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि इस कंडीशन में हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।